1997 आज से 28 साल पहले हुआ था WWE का बैड ब्लड और वहां पे आए थे केन। और मैं तो बोलूंगा कि अगर आज इस चैनल पे वीडियो आ रही है या फिर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूं तो इस कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब मैंने इसको देखना स्टार्ट किया था WWE को शुरू में, ये 5 6 7 के आसपास की बात है, उस टाइम पे मुझे समझ में तो आता नहीं था कि कौन सी अभी की स्टोरी है कौन सी पुरानी है। लेकिन उस टाइम पे जब वो पुराने वाले केन की झलकियां आती थी, पहले अगर आप बहुत पुराने टाइम से WWE देख रहे हो 10 पे अगर आप इसे देखते थे तो एक विंटेज कलेक्शन करके आता था जहां पे वो हमेशा पुराने ही सुपरस्टार्स की चीजें दिखाते थे, क्योंकि करंट जो स्टोरी लाइन में चल रहा होता था वो वैसे ही बहुत लेट आता था और पता भी समझ में भी नहीं आता। उस समय ऐसा थोड़ी देखते थे कि ये कौन सी स्टोरी है, वो तो ऐसा था कि जो मैच चल गया अच्छा लग रहा है कि अभी यही हो रहा है और उधर से सीधा ही आ रहा है। तो उस टाइम पे जब केन की ये सारी चीजें पता चली, इनका भाई डेब्यू ही क्या खतरनाक तरीके से WWE ने बुक किया था। अगर आपने नहीं देखा ये सब तो भाई मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसको जाके देखना। और उसके बाद जिस तरीके का केन था वो तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन पे ही फिर चल रहा था, क्योंकि ये वाला जो केन था, और इवन बोलूंगा उनके अनमास्किंग से पहले वो जो अर्ली 2000 के टाइम का केन का हिसाब किताब चल रहा था भाई, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। तो ये रिकमेंडेशन भी रहेगी आपके लिए, क्योंकि इसको हो चुके हैं पूरे के पूरे 28 साल। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। थोड़ा सा आपके जले पे नमक लगाने का काम करता हूं, क्योंकि आज से 1 साल पहले फिर से बैड ब्लड हुआ था और भाई यहाँ पे आए थे हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन, जो कि 1 2 3 ऐसे करके चले गए थे और उसके बाद उन्होंने ऐसे भी किया था और फिर उसके बाद उसका क्या मतलब बना था वो फैंस अब भी सोच रहे हैं। और भाई ये जो ट्रिपल एच वाली चीज़ है ना, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये वाला ग्राफिक देखो जहाँ पे एक बंदे ने ट्रॉल ही किया है WWE को, और किया ही है। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के लिए लिखा है ईट स्लीप, उसके बाद वेकेशन आती है, फिर रिपीट होता है, फिर रोमन रेंज का ईट स्लीप, फिर रिटर्न होता है, फिर रिपीट होता है, और रैंडी ऑर्टन का तो कुछ ज़्यादा ही चुभने वाला है, ईट स्लीप लुक एट द टाइटल एंड फिर उसके बाद रिपीट। हमेशा घुमा फिरा के चीज़ें जो है ट्रिपल एच के ऊपर ही आ रही हैं इस समय। इतना भी नहीं कह सकते कि उनका कितना इसके पीछे रोल है, क्योंकि टीकेओ भी है, लेकिन फिर भी भाई जो बंदा क्रेडिट ले सकता है, फिर अगर कुछ गड़बड़ चीज़ हो रही है तो उसका भी जो क्रेडिट है वो उसको ही जाएगा। अब ये वाला ट्वीट देखो, यहाँ पे तो लाइन से ही लिख दिया कि एजे स्टाइल्स के बेटे ने, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कॉल आउट किया था, ट्रिपल कॉल आउट क्या किया था, बोला था कि भाई वो उनके बुकिंग डिसीजन से खुश नहीं है। उसके बाद ESPN ने C रेटिंग दे दी। सीना ने भी बोला ट्रिपल एच के बारे में कि भाई मैं बुक नहीं करता, सब कुछ चीज़ें उधर से ही आते हैं, जो WWE वाले बोलते हैं वो मैं करता हूँ। फिर रैंडी ऑर्टन की वाइफ ने भी बोला। तो ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन है वो दिख रही है ट्रिपल एच के अगेंस्ट में जो समय चल रही है। और आई थिंक फिर ये एक सही बात भी है, क्योंकि इतने सारी जो चीज़ें वो कैसे लाइन हो सकती हैं। फिर एक चीज़ के लिए और रेल दिया उनको कि WWE इस समय लंबे टाइटल रेन रखती है। वो वाला टाइम में दोबारा जाना जब हम ऐसे बोलते थे कि यार विंस मैकमैन के टाइम में टाइटल रेन बड़े नहीं होते, और बड़े नहीं होते तो फिर वो जिस सुपरस्टार के पास चैंपियनशिप आती है वो चैंपियन होने के बाद भी, क्योंकि टिकती तो है नहीं उसके पास, एक स्टोरी तो उसे अच्छी मिलती नहीं है, तो उस वजह से वो जो चैंपियन बना उसका भी कोई फायदा नहीं होता। बट अब क्या हो रहा है, अब चैंपियंस के पास चैंपियनशिप लंबे टाइम तक टिक भी रही है, लेकिन कुछ भी ऐसा मूवमेंट तो याद आने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे टिफनी स्टैटन के पास इतने टाइम से, मेरे को तो अभी रियलाइज हुआ जब स्टेफनी वकैर के सामने थी कि यार इतना टाइम हो गया टिफनी स्टैटन को। बाकी टैग टीम चैंपियनशिप की तो क्या ही बात करें, उधर जूलिया के पास भी चैंपियनशिप है। तो ऐसे ऐसे करके जो है सारी बातें हो रही है ट्रिपल एच के बारे में। और कुछ टाइम में आपको #फायर ट्रिपल एच ऑलरेडी ये दिखना शुरू हो गया है, लेकिन ये जो मूवमेंट है आप बोलोगे और ज्यादा रफ्तार पकड़ लेगा। यहां से अब देखो दो चीजें होने वाली हैं। पहली चीज, या तो WWE बहुत तगड़ा बाउंस बैक करेगी, क्योंकि ये चीज WWE को समझ में आ गई है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इस टाइम पे फिर ट्रिपल एच, क्योंकि देखते तो हैं ही भैया इंटरनेट पे, ट्विटर खोल के वो हमेशा देखते हैं सुबह शाम की क्या बातें चल रही है, तो ये भी अब तक उनकी आंखों में पड़ गया होगा। तो इस चीज को, प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, ये भी तय है। देखो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन दूसरी चीज होगी कि जब तक वो बिल्कुल पीक पे ना पहुंच जाए फैंस का गुस्सा, तब तक, क्योंकि एक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक और WWE तगड़ा वाला फंबल करे और आपको गालियां, मतलब अब तक तो पड़ ही रही हैं, लेकिन अब बिल्कुल स्ट्रेटेजिक वे में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारी कम्युनिटी मिलकर मारने वाली है। #फायर ट्रिपल एच इवन चलना भी शुरू हो चुका, मैंने इसको ट्विटर पे जाके देखा तो इस पे भी ट्वीट्स पड़े हुए हैं। इसको ऐसे तो नहीं बोल सकता कि कोई मूवमेंट स्टार्ट हो गया जैसे हमने कोडी रोड्स के लिए देखा था जब उनके सपोर्ट में आया था, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि अब कुछ मूव्स नहीं हुए तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। और फिर ऐसे में ट्रिपल एच फिर क्या, कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे इस चीज पे रिस्पॉन्स देते हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो डिसाइड करेगा। जो फैंस गुस्से में है ये लॉयल WWE फैंस है, वरना क्या ही फर्क पड़ता है। वो कहते चल भाई तुम नहीं दिखा रहे स्टोरी, हम देख ही नहीं रहे फिर शो। वैसे हो भी रहा है एक टाइम पे जो अटेंडेंस WWE ने, याद है कितना ज्यादा बोला था कि सारे के सारे शोज हमारे सोल्ड आउट हैं, अब वैसा हिसाब किताब तो देखो हो नहीं रहा है। स्मैकडाउन की 20,000 की कैपेसिटी थी और आए थे सिर्फ 10,000 लोग, और अब कंपैरिजन उस टाइम से नहीं हो सकता जब WWE के 4-5 या 3-4 हज़ार लोग देखने आते थे। अब टाइम चेंज हुआ है, प्रोडक्ट चेंज हुआ है, स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं, तो वहां से नीचे आए हो तो ऑब्वियसली
उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कल वाली वीडियो में आपको बता रहा था कि जो हमारे केविन ओवेंस हैं उन्होंने पूरे कपड़े पहन लिए थे जॉन सीना के, उनका कॉस्प्ले वो करके आए थे और इस चीज़ को जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट भी किया, जहाँ पे ये फोटो उन्होंने डाली है जॉन सीना के कपड़ों की, यानी कि अपने कपड़ों की केविन ओवेंस के साथ। तो एक बड़ा ही स्वीट सा उनका जेस्चर था। और वो जो मैं जॉन सीना की बात कर रहा था ना, अभी फाइटफुल ने ये रिपोर्ट किया है कि WWE के जो अंदर के लोग हैं उनको ये बात अच्छे से पता है कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरीके से जॉन सीना का फेयरवेल टूर था, या फिर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन फैंस ने जॉन सीना के फेयरवेल टूर से रखी हुई थी। और आई थिंक ये उनको समझ में आना भी था। और हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि जॉन सीना की 17 जो चैंपियनशिप विक्ट्री हुई है उसके ऊपर अलग अलग एपिसोड आने वाला है। सेकंड एपिसोड ऑलरेडी आ गया था, थर्ड एपिसोड भी लाइव हो चुका है मेंबरशिप वाले कंटेंट पे। तो अगर मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए एक रिमाइंडर है, जाके आप लोग देख सकते हो। थोड़ा नॉर्मल वीडियो से वो कंटेंट कुछ डिफरेंट है आपके लिए। अब क्योंकि ये बात वो समझ चुके हैं, इवन सामने से तो कभी एक्नॉलेज करेंगे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन अब फिर शायद WWE अपने पूरे एफर्ट लगाए। मैं तो बोलूंगा कि जॉन सीना के लिए भी कैसा हो गया ना कि भाई बंदे का इतना अच्छा करियर रहा, लेकिन जो उसको लास्ट में फेयरवेल है वो उस तरीके का नहीं मिला जैसा कि मतलब एक साल कर दिया ना अनाउंस। अब ऐसा हो सकता है कि मे बी लास्ट के जो 2-4 उनके मूवमेंट्स हैं वो WWE में अच्छे हो जाएं, लेकिन वैसे तो फैंस इसको थोड़ा अंडरवेलमिंग ही मानेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि चलो उनके पल्ले तो बड़ी भेजे में पड़ी, तो सही बात कि नहीं चल रहा मामला, एटलीस्ट अब इस पर ये अच्छे से काम करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और लिस्ट भी आई है WWE के सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सुपरस्टार्स की सितंबर के महीने में। और ये लिस्ट में मतलब हाँ, जैसा WWE की स्टोरी में चल रहा है वैसा हिसाब किताब है, क्योंकि नंबर 1 पर जिसको सबसे ज़्यादा सर्च किया वो जॉन सीना है। उसके बाद AJ ली का नेम है, जो कि भाई आपको बता रहा है कि हाँ उनके आने से कितने सारे जो नंबर्स हैं वो ऊपर जाते हैं। अभी के लिए आप उनको ड्रॉ भी बोल सकते हो, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म स्टोरी पे। अगर वो अच्छी नहीं है तो फिर भाई अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स को भी कचरा हो जाता है। फिर तीसरे पे नाम है ब्रॉक लेसनर का, फिर CM पंक भी है, 5वें पर रोमन रेंस हैं अपने WWE में इनएक्टिव होने की वजह से, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मूवीज़ वगैरह की शूटिंग थी तो फिर भी 5 नंबर पे थोड़ा नीचे ही आया है रोमन रेंस का नेम। तो WWE को दिखना चाहिए यहाँ पे कि मेहनत करने की जरूरत है। फिर लोगन पॉल है, फिर रिया रिप्ली, फिर कोडी रोड्स, फिर नंबर 9 पे स्टेफनी और सेथ रॉलिंस, रैंडी ओटन, और लास्ट में रे मिस्टीरियो का नेम है। रे मिस्टीरियो का नेम पता नहीं हर जगह आ ही कहाँ से जाता है, और हर 2-3 महीने में उनके बारे में ये भी सुनने को मिलता है कि अब वो नहीं रहे। तो ये रे मिस्टीरियो जैसी जो पर्सनैलिटी है ना वो दोबारा भी कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि हमने हमेशा ही रे मिस्टीरियो को ऐसे नहीं देखा था कि यार ये कौन छोटा सा है जो कि आके लड़ता है। तो वो मेमोरी फैंस की अब भी वो मेमोरी फैंस के दिमाग में अब भी है, जैसे अंडरटेकर के लिए है ना उस हिसाब का है रे मिस्टीरियो का हिसाब किताब। अगर आप इवन आप किसी कैजुअल फैन से जाके भी देखोगे पूछोगे तो उसको रे मिस्टीरियो के बारे में कुछ पता होगा। तो ये होता है यूनिक कैरेक्टर्स को बनाना, जो कि अब के टाइम में कितना हो पा रहा है फिर कितना नहीं हो पा रहा है वो बात हम सारे लोग जो है जानते हैं, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक लिस्ट भी WWE ने निकाली है टॉप 10 सबसे डेवस्टेटिंग स्पीयर्स की, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी वो टाइम है जब स्पीयर को लेकर बहुत तगड़ी डिबेट भी हो सकती है कि भैया ब्रॉन ब्रेकर का सही है या फिर इसको बढ़िया रोमन रेंस मारता है। फिर जे ऊसो भी है, और जे ऊसो का भी इस लिस्ट में नाम आया है। तो लिस्ट कैसी है ये? सबसे नंबर 1 पर तो वही वाला स्पीयर है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल पिक हो सकती है, लेकिन नंबर 1 पे इन्होंने ब्रॉन ब्रेकर का स्पीड को स्पीयर मारना उसी को रखा। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल आज तक का यही स्पीयर हुआ है, और क्योंकि ऑब्वियसली उसमें स्पीड की इन्वॉल्वमेंट थी। तो मैं कहता भी हूँ कभी कभी जब WWE लिस्ट बनाती है ना तो वह करंट के जो मूवमेंट्स है उनको ज्यादा ऊपर रखते हैं ताकि उनको हाइप मिल सके। तो ये भी एक रीजन होता है। तो बहुत ज्यादा ये मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल सही ही बनाई है जिसने भी लिस्ट बनाई है। फिर नंबर 2 पर वो वाला स्पीयर है जो ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में रोमन रेंस ने ब्रॉक को मारा था, और उसके बाद कैसी कंट्रोवर्सी हुई थी कि किसके पैर पहले बाहर लगे, किसको मैच जीतना चाहिए था। फिर आप पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे जे ऊसो का वो वाला स्पीयर है जो कि रेसलमेनिया 40 में उन्होंने जिमी ऊसो को मारा था। तो ये देखो इसका यहाँ पे होने का कितना सेंस बनता है कितना नहीं बनता। एक शार्लट फेयर का भी है, फिर बाकी बिगी का जो जिमी ऊसो को स्पीयर लगा था हेल इन अ सेल, अगर मैं सही हूँ तो ये न्यू डे वाला वो खतरनाक वाला हेल इन अ सेल मैच है, अगर मेरी मेमोरी में सही आ पा रहा है। अब पूरी लिस्ट को मैं तो नहीं बताने बैठा कि जस्टिफाइड है फिर क्या है, वो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। बट ऐसा कोई स्पीयर आपको इसमें दिख रहा है जो कि आपकी मेमोरी में बहुत तगड़ा याद है लेकिन WWE ने उसको इस लिस्ट में नहीं डाला, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ड्वेन द रॉक जॉनसन की बात करते हैं भाई, और रॉक शायद WWE में आ रहे हैं वापस। अब उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा फैंस का कहना है। तो स्मैशिंग मशीन जो मूवी के बारे में आपको बता रहा था,
इसने रॉक के लिए अब तक का सबसे उनके करियर का लोएस्ट बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन बनाया है, जो कि $6 मिलियन है। मुझे नहीं पता ये कम है या ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये पता है कि लास्ट जो उनका कम था वो 8 मिलियन था, और कुछ टेलर स्विफ्ट का चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। अगर रॉक से कंपेयर करोगे तो उनका वो 30 मिलियन से ऊपर है। तो ये जो मूवी इतने पैशन के साथ पूरे उसमें घुस के रॉक ने बनाई थी, एटलीस्ट शुरुआत में तो उसकी जो ओपनिंग है वो अच्छी नहीं हुई, और जब ओपनिंग अच्छी नहीं होती तो ज़्यादातर मूवीज़ का फिर ऐसे ही होता है कि उसको एक फ्लॉप ही माना जाता है। तो अब लोग बोल रहे हैं अरे भैया इनका हॉलीवुड का करियर तो खत्म हो रहा है, अब मतलब कि WWE कंपनी में आने वाले हैं। तो पता नहीं, अब देखो, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है इससे कि क्या मतलब निकाल सकते हैं। बट आई थिंक हाँ, ये मूवी तो रॉक ने बड़े ऐसे तगड़े वे में हाइप करी थी, उस टाइप की बातें तो सामने नहीं निकल के आ रही हैं। आप में से कोई इसको देखने जाएगा तो बताना, और फिर रिव्यू इस मूवी का वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, क्योंकि स्टोरी तो इसके कुछ एक्शन से रिलेटेड ही है, जो कि रॉक के खुद के अब तक के कैरेक्टर में जिससे भी तरीके से फैंस उनको आज तक देखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। बट उसके बाद भी इतना कुछ रिजल्ट अच्छा आया नहीं है। मैट रिडल के बारे में भी बात कर रहे थे। मैं आपको बोल रहा था कि मैट रिडल ने इंटरव्यू में जो बातें बोली मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आज का ज्ञान मैट रिडल की तरफ से ये है कि उन्होंने बोला कि विंस मैकमैन बढ़िया आदमी था। जब WWE को बुक करने की बात आती थी वो ये कहते हैं कि देखो, जो कंपनी को चलाता है ना उसको पता होता है कि मेरे को सारी चीज़ें फैंस को नहीं देनी होती, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें दे दूंगा तो अगली फिर चीज़ के लिए वो वेट कैसे करेंगे। उन्होंने बोला कि ये चीज़ ट्रिपल एच बहुत ज़्यादा करते हैं और टोनी खान तो ये और भी ज़्यादा करता है। तो इस तरीके से उन्होंने साइड ली है विंस मैकमैन की, जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आप फैंस को सब कुछ ही दे दोगे, जैसा भी ये एजे स्टाइल्स और जॉन सीना वाला मैच, ये इसका एक गुड एग्जांपल है। लेकिन कई बार एग्जांपल ऐसे भी बन जाते हैं कि फिर लगता है कि यार ये तो शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वैसे एक गलती विंस मैकमैन ने भी करी थी जब उन्होंने कोफी किंगस्टन को चैंपियन बनाया था। ठीक है, एक क्या इंसानियत के तौर पर आप कह सकते हो कि भाई कोफी चैंपियन बना, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो उनका टाइटल रेन रहा और उसके बाद वो जिस तरीके से एंड भी हुआ, चलो वो तो अलग है, वो तो विंस का खुरापाती आइडिया था, लेकिन वो चीज़ पसंद नहीं आई। फिर और ये समझ में आ गया कि अगर कोई बंदा फैन फेवरेट बन जाता है, फिर फैंस के हिसाब से भी डिसीजन लेते हो, तो फैंस बाद में जाके उसको ही बैक नहीं करते अगर वहां पे स्टोरी सही नहीं है। फिर अगेन उसमें क्या एंगल ये भी आया था कि स्टोरी भी तो WWE वालों ने बुक करनी थी, तो अगर WWE ने खुद स्टोरी अच्छी बुक नहीं करी तो फैंस उसको पसंद कैसे करेंगे। तो ये अपने आप में एक लूप है जिस पे आप हमेशा आर्ग्यू या फिर डिबेट कर सकते हो। लेकिन मैट रिडल ने फिलहाल के लिए जो है विंस मैकमैन की अच्छी खासी साइड ले ली। यहाँ पे एक फोटो पोस्ट करी थी ड्रू मैकिंटायर ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, और ये उनकी कैट है। अपनी कैट को उन्होंने बढ़िया से कपड़े पहना दिए, और इससे पिछली स्टोरी में ड्रू मैकिंटायर ने पोस्ट किया था कि कुछ बढ़िया सा कैप्शन लिखो। तो कैप्शन जिस बंदे ने लिखा, और इतना मस्त लिखा कि इसको शेयर किया फिर ड्रू मैकिंटायर ने, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कैप्शन में उस बंदे की बात की, बंदा है बंदी कुछ भी हो सकता है, हे लैरी द डॉग वन प्ले, मतलब कि अब क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की तो तगड़ी राइवलरी रही है, तो अब इनके जो पेट्स हैं क्यों ना यही आपस में लड़े, ऐसा करके उन्होंने कैप्शन डाला। और जब ये कैप्शन पढ़ने के बाद मैं इस बिल्ली की शक्ल देख रहा हूँ तो भाई ये बहुत ज़्यादा फनी लग रही है। वैसे ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के उस बैड ब्लड वाले मैच को भी 1 साल हो गया, क्योंकि बैड ब्लड को 1 साल हो गया, तो इससे रिलेटेड भी ड्रू मैकिंटायर थोड़ी सी चीज़ें पोस्ट कर रहे थे, और इससे पता चल रहा है कि उस चीज़ को लेकर ड्रू मैकिंटायर खुद भी कितना ज़्यादा प्राउड है। कल होने वाली है मंडे नाइट रॉ, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मंडे नाइट रॉ होने वाली है, इस सेंस में कि आगे पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी, रोमन रेंस की स्टोरी, जे जिमी की स्टोरी, विजन की स्टोरी का क्या होगा। एक तो पहले से अनाउंस कर दिया कि रोमन रेंस कल शो को किक ऑफ करेंगे, और अगर वो शो को किक ऑफ कर रहे हैं तो एक प्रोमो के साथ करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रोमन रेंस के हमको काफी सारे बैक स्टेज सेगमेंट्स भी दिख सकते हैं। और जो मेरे को, मैं बोल रहा हूं ना कि मुझे ऐसी फील आ रही है कि शायद इतने पिछले कुछ महीनों में, सालों में अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोमन रेंस अपने कैरेक्टर को लेकर, अपनी स्टोरी को लेकर सीरियस हैं। जैसे उन्होंने जाते हुए वो एक प्रोमो भी कट किया था, तो आई थिंक काफी हद तक वो कल की मंडे नाइट रॉ से पता चल जाएगा। अगर ये भी रोमन रेंस की एवं ही कुछ ऐसी अपीयरेंस है, पता है हमको क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस शायद एक मैच तो रेसल कर रहे हैं, एटलीस्ट वो शो में तो अपीयर हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इससे नहीं होता, क्योंकि दिखाने के लिए तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना भी पेपर के ऊपर बहुत तगड़ा लग रहा है, लेकिन उसको अगर अच्छा बनाया नहीं, उसको वैसे पकाया नहीं, उसको वैसे कुक नहीं किया, तो फैंस को उतना मजा नहीं आएगा। और ज्यादा ज्यादा एक मस्त चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये फैंस ने नोटिस करी है स्मैकडाउन में। आप जब सेथ रॉलिंस आए थे तो यहाँ पे अगर आप उनके बालों को नोटिस करोगे तो वो ब्लॉन्ड अब नहीं लग रहे, वो जो ब्लीच करवा के आया कर रहे थे सेथ रॉलिंस, मुझे लग रहा है कि उनके बाल गीले हैं, इस वजह से इतना ज्यादा वो ब्लॉन्ड नहीं दिख रहे, बट स्टिल उनके बाल ब्लॉन्ड हैं। बट थोड़ा तो उन्होंने चेंज किया है, जो कि शायद उनके कैरेक्टर में एक सीरियसनेस ऐड करने के लिए है। और अगर ऐसा है तो वो चीज समझ में आ रही है कि क्यों सेथ रॉलिंस के दिमाग में कोडी रोड्स घुस चुका है कि मुझे इसको हराना ही हराना है। मतलब बंदा इतना सीरियस हो गया कि अपनी जो पर्सनैलिटी है अब वो उसको थोड़ा सा बोल्ड दिखाना चाहता है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको जॉन सीना के 3rd वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की विक्ट्री की वीडियो दिख रही होगी मेंबरशिप पर, इसे जाके आप लोग देख सकते हो अगर मेंबरशिप वाले कंटेंट में आप लोग इंटरेस्टेड हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।